कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? अच्छे हैं सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, अपना स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारा क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स। आइए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल को समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल में जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझने जा रहे हैं फेनॉल का, वो है हमारा नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। अब कोई बच्चा हमसे पूछ सकता है कि नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है सर? तो नाइट्रेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, जिसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। नाइट्रो ग्रुप। तो जब फेनॉल में NO2 ग्रुप एंट्री कर जाएगा तब हम लोग क्या नाम देंगे उस प्रोसेस का? नाइट्रेशन। तो अब पूछेगा बच्चा हमसे कि सर फेनॉल का नाइट्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो आइए रिएजेंट आप देखिए। रिएजेंट जो नाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है फेनॉल का, इसमें नाइट्रेशन के लिए हम लोग पहला रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं डाइल्यूट HNO3, और सेकेंड यूज करते हैं हम लोग कॉन्क HNO3। जब हम लोग इस तरह से दो रिएजेंट यूज करते हैं तो रिएजेंट एक ही है HNO3, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। एक डाइल्यूट है और एक कॉन्क है। तो इन्हीं दोनों का हम लोग यूज करेंगे। दोनों का यूज करने के बाद प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। इससे रिएक्शन कराने से पहले फेनॉल को अच्छे से देखो और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके देखो। फेनॉल आपके पास कुछ ऐसा ही होता है। इसको पूरी तरह से खोल के लिखिए आप। ये देखिए, ये आपका फेनॉल है जहां पर यहाँ लॉन पेयर है। आप देख सकते हो कि ये लॉन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, इसलिए रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस अंदर की तरफ होगा। ये डबल बॉन्ड, ये दो लॉन पेयर है, यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये इस कार्बन टर्म पर। जब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब देखिए रिजल्ट हमको क्या मिलता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ H हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा और इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पर चला जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन बगल के कार्बन से ले लिया और इसलिए उस पर कैसा चला गया? नेगेटिव। बाकी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर से देखो कंजुगेशन में, इसलिए रेजोनेंस होते रहेगा। ये वाला यहां पर शिफ्ट करेगा और ये उठ के इस डबल बॉन्ड पर, इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा। तो रेजोनेंस जो बनेगा वो बनाइए आगे क्या बनता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है इसलिए जैसे वैसे रहेगा। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये उठ के यहाँ गया है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये भी देखो जैसे वैसे रहेगा। फिर से रेजोनेंस का कंडीशन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये इस कार्बन पर। ठीक है। ऐसे मूवमेंट के दौरान अगला स्टेप क्या होने जा रहा है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। एक बार फिर से रेजोनेंस का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए आप। ऐसा करने के बाद कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके पास बनकर रेडी होगा। ये देखिए, सॉरी, इसको हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूजन में ना आए। यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ है और ये बॉन्ड यहाँ है। जब आप फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो उस समय आप क्या देखते हैं कि जो नेगेटिव जो चार्ज आया है वो कहाँ कहाँ क्रिएट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक यहाँ क्रिएटेड है, एक यहाँ क्रिएटेड है और एक यहाँ पर क्रिएटेड है। और ये जो पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, डेंसिटी जहां बढ़ा है, वो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ऑर्थो है। ये है ऑर्थो और पारा। ठीक है, ये है ऑर्थो और ये आपका है पारा, और ये पी पोजीशन आपका है ऑर्थो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फेनॉल का नाइट्रेशन कराने के लिए रिएजेंट में डाइल्यूट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड या फिर कॉन्क HNO3 लेंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा
NO2 प्लस बनेगा, ये फेनोल का किस कार्बन एटम पर जाके इंट्रोड्यूस होगा? तो इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पोजीशन पर और फिर पारा पोजीशन पर। एक चीज हमने ये पाया। सेकेंड चीज हमें क्या देखने को मिलता है वो भी देख लो। आप देख सकते हो कि ये जो OH ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर पंप किया है बाय रेजोनेंस। और आपको यह भी पता है कि ये जो बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऊपर से ये जो फेनोल का OH पार्ट है इसने भी इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा दिया जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अच्छे से हो सके। मतलब फेनोल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ये दो बातें हमने देखा, ठीक है ना? जी सर। ठीक। जी सर। अब इस बेसिस पर आइए अब हम लोग नाइट्रेशन को कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं विथ डाइल्यूट HNO3 के साथ फेनोल का नाइट्रेशन। ये हमारा रहा फेनोल, बना लेते हैं। और नाइट्रेशन के लिए हमें लेना है डाइल्यूट HNO3। जब आप डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो मोनो नाइट्रेशन होता है और एक ऑर्थो पोजीशन पर जाके लगेगा नाइट्रो ग्रुप और एक पारा पोजीशन पर जाके लगेगा नाइट्रो ग्रुप। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी आपको दिखा रखे हैं। यहां पर एक लग जाएगा NO2 ग्रुप और एक लगेगा पारा पोजीशन पर। ये देखिए हमारा यहां लगेगा NO2 ग्रुप। ये हमारा कहलाएगा और ऑर्थो नाइट्रोफेनोल, जबकि ये हमारा कहलाएगा पारा नाइट्रोफेनोल। यहां तक समझ में आ रहा आप लोग को? अब एक जी चीज सर। और देखिए, अब बच्चे हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये मिक्सचर बना है और ये मोनोनाइट्रेशन है, हमको सिर्फ एक चाहिए, हमें ऑर्थो वाला चाहिए, हमें पारा वाला चाहिए, यानी इनको हमको सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेट करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा देखो। जब आप ऑर्थो नाइट्रोफेनोल को देखते हो तो क्या नजर आता है? ये देखिए, ये आपका ऐसे है, यहाँ पर O और ये H है, और नाइट्रो ग्रुप में आप देखोगे तो N, यहाँ पर O और ये डबल बॉन्ड O है। आप गौर से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन देखो जा चुका है। यानी दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जब हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मोलेकुल के अंदर बना है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाता है? इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, जब आप पारा नाइट्रोफेनोल को देखते हो तो क्या होता है? आप जब पारा नाइट्रोफेनोल को देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अल्कोहल ऐसे, नाइट्रो ग्रुप देखो काफी दूर है आपसे, यहां पर है पारा पोजीशन पर N, आप इसको डबल बॉन्ड O और इस तरह से बना सकते हो। ये तुम्हारा एक हुआ। एक और मोलेकुल इसका ऐसे आएगा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, ठीक है ना? तो एक और मोलेकुल इसी टाइप का आएगा, और ये देखो आएगा आपको, और यहां से देखो ये O, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग आपका हो गया, और यहाँ पर O और इधर क्या हो गया? H, ठीक है। तो आप गौर करोगे तो यहां पर दो अलग अलग मोलेकुल के बीच क्या बना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो अलग अलग मोलेकुल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलेकुलर H बॉन्डिंग। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। जब दोनों का आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है कि यहां पर इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण दो मोलेकुल का एसोसिएशन हुआ है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब यहां पर इसको सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता है और इसको कम देने की आवश्यकता है। और इस बेसिस पर आपको हम बता दें कि ये जो होता है वो स्टीम वोलाटाइल होता है, भाप का वोलाटाइल होता है। कैसा वोलाटाइल होता है जी? स्टीम वोलाटाइल होता है। जबकि ये जो पार्ट है ये यानी पारा नाइट्रोफेनोल ये स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम के थ्रू जब आप इसको वोलाटाइल करेंगे, माने उड़ाएंगे, मतलब सीधा सीधी कहो ना कि जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं।
चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अब कोई बच्चा ये बोल दे कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ पारा वाला चाहिए, पारा नाइट्रोफेनॉल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे सर? तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए आइए देखिए फॉलोइंग प्रोसेस अपनाते हैं। कौन सा प्रोसेस हमारे पास? तो सबसे पहले आप फेनोल ले लीजिए। इस फेनोल को आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराइए HCl के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा कि पारा जो पोजीशन है आपका, वहां पर नाइट्रोसो ग्रुप यानी NO ग्रुप जाके इंट्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है, अब एक मिनट और रुक जाओ। जैसा कि आपको पता है HNO2 ये जो नाइट्रस एसिड है ये बनाया हुआ नहीं रहता, ये अनस्टेबल है, इसलिए जब हमें जरूरी पड़ता है तब इसे बनाते हैं, यानी C2 फॉर्म में बनाते हैं। और C2 फॉर्म में बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसके लिए हम लोग लेते हैं NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और इसमें डालते हैं HCl। जब ऐसा करते हैं तो रिएक्शन करके ये HNO2 प्रोडक्ट हमें देता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इसको ऑक्सीडाइज करो, और वो भी किसके साथ? तो कॉन्क HNO3 के साथ। जब आप ऐसा करोगे, सॉरी कॉन्क HNO3 के साथ नहीं, डायल्यूट HNO3 के साथ जब आप ऐसा करोगे तो ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें एक ऑक्सीजन है फिलहाल, एक और ऑक्सीजन लग जाएगा और ये बनेगा आपको, ये देखिए नाइट्रो। और भी कैसा नाइट्रो वाला कंपाउंड बनेगा? तो पारा वाला। ये बना पारा नाइट्रोफेनोल। यानी केवल आपको पारा नाइट्रोफेनोल चाहिए तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ फेनोल का नाइट्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा है वो है नाइट्रेशन किसके साथ? तो विथ कॉन्क HNO3 के साथ। आइए देखिए ये हमारा हो गया फेनोल, और इस फेनोल में हमें डालना है कॉन्क HNO3। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था कि OH ग्रुप इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया था, साथ ही साथ आप कंडीशन में ड्रास्टिक लिए हो तो जितना भी इस फेनोल का ऑर्थो और पारा पोजीशन है, सभी ऑर्थो और पारा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा, ये यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2, जो कि आपको पहला नजर में नजर आएगा कि यह है पिक्रिक एसिड। और आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका रीजन क्या है वो भी आप जानते हो, ध्यान से देखो। ये जो आपको हम पहले बता रखे हैं कि OH बॉन्ड की यदि इसकी पोलरिटी यदि क्या होता है? बढ़ता है, तो फिनोल यानी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो ग्रुप आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये तीन ग्रुप और ये सब तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जिस कारण से ये OH बॉन्ड की पोलरिटी को क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे, और इसलिए ये आराम से बॉन्ड तोड़कर और एक गा, और इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब देखो, यानी यहां से आप देखोगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि फेनोल से यदि हमें कोई पिक्रिक एसिड बनाने के लिए बोले तो हम कॉन्क HNO3 का यूज करते हैं। लेकिन आजकल देखो पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। पिक्रिक एसिड आजकल जो बनाने का तरीका है वो देखिए, पहले फेनोल को हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी पहले सल्फोनेशन कराएंगे। सल्फोनेशन के दौरान क्या होगा? तो ये केवल एक ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन सल्फोनिक एसिड के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। यानी इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा फेनोल। आप देख सकते हो पोजीशन यहाँ पर क्या है? 2 है ना? क्या पोजीशन जी? 2 है, और इसकी पोजीशन देखोगे 4 है, यानी फेनोल 2 4 दो तो इसलिए डाई सल्फोनिक एसिड ये नाम पड़ता है। अब आप क्या करो, अब इसमें कॉन्क HNO3 डालो। अब डालो कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3, तो ये जितना सल्फो ग्रुप है हट जाएगा, और एक ये जो ऑर्थो पोजीशन जो खाली था इस पर भी क्या चला जाएगा? नाइट्रो ग्रुप चला जाएगा।
है ना। और इस तरह से आपका पाउडर बनेगा, यहाँ OH, यहाँ NO2 हो गया, यहाँ NO2 हो गया और यहाँ NO2 हो गया। तो इस तरह से ये पिक्रिक एसिड है, ये आजकल पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका है। ठीक है ना, जी सर। ये भी बात समझ में आ गया आपको।